हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन का एक सेट है जो पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपको दे देगी। यानी कि जो 15 नंबर की ईवीएस में पेडागोजी आती है और 15 नंबर की ईवीएस से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। किसमें? सीटेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो सीटेट 31 जैन को जो होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में टॉपिक ना पढ़ के अभी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक हमारा वो बन के आया है कि ये पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, यानी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में वो आज इस सेशन में रखे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं जो मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार लोग यूज करते हैं? ए ऑप्शन है विशेष प्रकार से बने पोस्टर के रंग, सेकेंड ऑप्शन है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, थर्ड है सोने चांदी को घोल बनाकर बनाया गया पेस्ट और फोर्थ है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी चित्रकला ये कहाँ की है। ये चित्रकला तो बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है, वहीं से मधुबनी चित्रकला फैली हुई है। ठीक है, बिहार जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास का एक जिला माना जाता है। क्लियर। अब मधुबनी जो चित्रकला है इसमें किसके रंग का प्रयोग होता है? तो देखिए इसको बनाने के लिए पिसे हुए चावल के घोल में क्या क्या रंग, नील, हल्दी, ये सब कुछ मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अनेक जंतुओं को उसमें चित्र में रखा जाता है, यानी कि बनाया जाता है। देखिए मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है कि खासकर ये प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें गाय का गोबर भी यूज होता है, कीचड़ का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। लेकिन याद रखिएगा मधुबनी जो है वो बिहार में एक फैली हुई चित्रकला है। क्लियर। और इसको बनाने के लिए चित्रकार क्या करते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, अब इसमें रंग, नील, हल्दी सब कुछ इसी पिसे हुए चावल के घोल में मिला देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तिब्बत का, भारत का, म्यांमार का या फिर नेपाल का? तो माउंट एवरेस्ट का जो किसका भाग है पूछा गया है, तो ये नेपाल का भाग है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम यह सिद्ध कर दिया कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। और इनकी इस खोज के लिए, इस अनुसंधान के लिए 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, यानी कि किसने बताया कि सबसे पहले कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है? रोनाल्ड रॉस ने, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ये जॉर्ज मिस्ट्रल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ रहेगा। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले जो ये बात जिसने कही थी वो है रोनाल्ड रॉस और इनको 1902 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, याद रखिएगा कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये किसने सिद्ध किया था? रोनाल्ड रॉस ने सिद्ध किया था। फोर्थ क्वेश्चन है अलबरूनी कौन था? आपको बताना है कि अलबरूनी था कौन। फर्स्ट ऑप्शन है एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। सेकेंड ऑप्शन है वह एक यात्री था जिसने भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। थर्ड ऑप्शन है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। और फोर्थ ऑप्शन है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, उसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में
में सहायक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलबरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का एक यात्री था, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसने हमारे देश के बारे में जानने की कोशिश करी और इस संबंध में उसने एक किताब भी लिखी थी, किताबुल हिंद, यानी कि भारत के दिन नामक इसने किताब की रचना करी थी। ठीक है, तो अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और विचारक भी था जो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफेद रंग में देखते हैं, केवल लाल रंग में देखते हैं और केवल काले रंग में देखते हैं। तो देखिए, रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो केवल काले और सफेद रंग में चीजों को देखते हैं, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं उनको या तो काले और सफेद रंग में बस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए, ये हाथी के बारे में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा सीटेट में, तो हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। हाथियों के झुंड में केवल 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं, ये बात गलत है। एक ही परिवार के एक ही सदस्य नहीं होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही है। और एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी नहीं, संख्या कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक है, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये कितनी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सी और डी सही है या फिर ए और सी सही है, ए और बी सही है या फिर बी और डी सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है ए और सी। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये सही है। और झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो हाथियों के संबंध में कुछ और भी है। देखिए, हाथी जो होते हैं वो सबसे पहले तो झुंड में रहते हैं, और हाथी के बारे में सोने की उनकी जो टाइमिंग है उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हाथी केवल 2 से लेकर 4 घंटे तक ही सोते हैं। ठीक है, और एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन अगर पूछा जाए तो वो कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है, 200 केजी होता है। और 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं, यानी कि 10 से 12 हाथी और बच्चे एक हर्ड्स में रहते हैं। और बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एक हाथी एक दिन में कितनी किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। तो एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा सकता है। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। परागकोश, मूलांकुर, पराग और वर्तिकाग्र। ठीक है, तो देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली एकदम पाउडर जैसी रचनाएं आपको दिखाई देती हैं और इन्हें हम कहते हैं पराग। ठीक है, इन्हें हम पराग के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। यानी अगर आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद या गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो वहां पहुंचने पे आपको रास्ते में कौन सी चीज़ें खाने को मिलेंगी। ए ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी, सेकेंड ऑप्शन है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, थर्ड ऑप्शन है ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल, फोर्थ ऑप्शन है पूरी साग तथा ठंडा दूध। ठीक है, तो देखिए, हम गुजरात की बात कर रहे हैं, यानी कि अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल बहुत ही फेमस होते हैं, तो आपको यही मिलेंगे, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का निवासी हो सकता है। यानी आपको बताना है लिंगहू फेन जो है वो कहाँ का भोजन है, आसाम का, उड़ीसा का, हांगकांग का या फिर अरुणाचल प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है सीटेट में। तो लिंगहू फेन जो है ये हांगकांग का एक तरीके का भोजन है, लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। क्लियर, तो ये सांपों से बना होता है, यानी कि ये बच्चा जो है वो हांगकांग का निवासी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ब्रेल लिपि के बारे में आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और अब बताइए कि ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बी ऑप्शन है इस उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इस मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो यह लिपि ब्रेल लिपि जो 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्लियर, तो पहला ऑप्शन हमारा कट गया। उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल ब्रेल लिपि उनके बारे में है जो देख नहीं सकते, तो वो इस उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ सकते हैं, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इसको मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रेल लिपि जो है वो 8 बिंदुओं पर आधारित ना होकर बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासी हजारों सालों से कांसा की चीजें बनाते आए हैं। ठीक है, आज भी हमारे घरों में इसका उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपको बताना है ये कांसा जो है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है, या फिर यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो देखिए अगर हम कांसे की बात करते हैं तो ये तांबे और टिन का एक मिश्रण है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह आदेश किसके द्वारा दिया गया? भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, संविधान आदेश विधेयक 2012 के द्वारा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति एक किसी जंगल में 25 वर्षों से रह रहा है तो उसका जो है उस जंगल भूमि पर और उस भूमि पर अगर कोई भी अनाज पैदा हो रहा है उस वस्तु पर उसका अधिकार है। ये किसने कहा है? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत ये कह दिया गया है कि जो 25 वर्षों से रह रहा है उसको भूमि पर भी अधिकार है और भूमि पर पैदा होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर भी उसका अधिकार है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार और हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स और डेंगू और HIV एड्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो केवल मच्छरों द्वारा फैलता है। तो देखिए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों जो हैं वो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घटपर्णी पौधा जिसे हम नेपेंथिस भी कहते हैं, इनके बारे में पूछा गया है आपसे कि ये भारत में नहीं पाया जाता। इसका मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका रहता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकलती हैं इनमें से। ठीक है, मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर ये खा जाती है। तो देखिए घटपर्णी पौधा, इनको हम नेपेंथिस भी कहते हैं या फिर पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, ये घड़े जैसा आकार होता है इस पौधे का, यानी पिचर प्लांट का जो आकार होता है वो घड़े जैसा होता है और इनसे एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है और जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े और मेढक जो होते हैं इस पौधे के पास आ जाते हैं और वो उनको खा जाता है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है। ये कौन? घटपर्णी पौधा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने में मदद करती है इसलिए बैठता है। तो देखिए बगुला जो है वो भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में एक सहजीवी संबंध होता है। क्लियर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान, ये क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है मेघालय,
बी ऑप्शन है दार्जिलिंग, थर्ड है जैसलमेर और फोर्थ है लद्दाख। देखिए जब भी ठंडे रेगिस्तान के बारे में बात करी जाए तो याद रखिएगा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख होता है, ठीक है। तो यहाँ ठंडा रेगिस्तान पूछा गया है तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? आप देखते होंगे पक्षियां जो हैं अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। या फिर अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हुए और घूम नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए पक्षी जो है वो हमेशा अपनी गर्दन को हिलाते डुलाते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं यानी उनकी आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं और इनकी आंखें घूम नहीं सकती हैं। ठीक है, इसलिए वो आंखें नहीं घूम सकती, इस वजह से वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग हमारी कक्षा के कमरे के बराबर अथवा 4 मीटर होती है। सेकंड है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। थर्ड है, इस वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा होता है। और फोर्थ है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए 1, 2 और 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेगिस्तानी ओक 4 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसकी जड़ें जो होती हैं 30 गुना गहराई तक नीचे तक जाती हैं और इस वृक्ष के तने में भी पानी इकट्ठा रहता है। लेकिन यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। क्लियर। बल्कि यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत सागर क्या है? मृत सागर के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सेकंड है ऐसा सागर जिनमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आता है। थर्ड है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। फोर्थ है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर की विशेषता है कि ये इसका पानी जो होता है बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाउस बोट जो 80 फीट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 89 फुट तक होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए हाउस, ये जो घरों के प्रकार एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हाउस बोट केरल में, आसाम में, श्रीनगर में और राजस्थान में। तो हाउस बोट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 80 फीट तक लंबे होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? श्रीनगर के घरों में पाए जाते हैं, यानी श्रीनगर में ये पाए जाते हैं हाउस बोट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।